गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स जो एमसीक्यू की सीरीज में 15 अक्टूबर पे हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पे जो करंट अफेयर्स हैं द हिंदू और पीआईबी के, उसको हम एमसीक्यू के थ्रू कवर करेंगे। जो टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं वो देख लेते हैं यहाँ पर एक बार। तो हम कंजम्पशन, डिमांड एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में डिस्कस करेंगे। ह्यूमन कॉस्ट ऑफ डिजास्टर 2019 रिपोर्ट के बारे में देखेंगे। यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिडक्शन को डिस्कस करते हुए ब्रिक्स मीटिंग के बारे में देखेंगे। देन ऑक्शन थ्योरी क्या है इसको देखेंगे। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को डिस्कस करते हुए एयर क्वालिटी, नेशनल पोस्टल वीक, निर्बंध इनिशिएटिव और किसान रेल्स के बारे में डिस्कस करते हुए पूरे लेक्चर को रिवाइज करेंगे। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। और रिसेंटली जिन एस्पिरेंट्स ने हमें ज्वाइन किया है उनके नाम है रोहित, उरुज, संजय कुमार, नूनू यांगफो। सो वेलकम ऑल टू द नेटमुक फैमिली। शुरुआत करेंगे यूपीएससी कोटेशन के साथ। विक्ट्री इज स्वीटेस्ट व्हेन यू हैव नोन द डिफीट। तो विक्ट्री और भी स्वीट हो जाती है और भी अच्छी हो जाती है जब उसके अंदर कहीं ना कहीं आपको डिफीट भी मिली होती है। तो ये कैसे आप यूपीएससी के अंदर अप्लाई करेंगे? देखिए, यूपीएससी की जर्नी ऐसी है कि बिल्कुल भी आप ये एक्सपेक्ट मत करिए कि आप जो भी चीज़ इसके अंदर करने जाएंगे उसमें आपको सक्सेस ही मिलती रहेगी। इवन दो आपने कंसिस्टेंटली अपने स्कूल के अंदर, अपने कॉलेज के अंदर टॉप किया होगा, बट ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे आप फर्स्ट मॉक टेस्ट लिखने जाएं और आपका रैंक जो है वो 2000, 3000 आउट ऑफ 5000 स्टूडेंट्स है, मतलब एवरेज एक परफॉर्मेंस रहे। तो यहां पे डू नॉट एक्सपेक्ट कि विक्ट्री के साथ आपको डिफीट नहीं मिलेगी। रादर आपको इस तरीके से सोचना चाहिए कि डिफीट मिलने की वजह से जो विक्ट्री है इसकी वैल्यू और भी इंक्रीज हो जाएगी। इमेजिन कि आपको कोई XYZ कोई भी एक ऐसा टास्क है जो परफॉर्म कर रहे हैं और ये काम करना काफी आसान है, ये आप करते हैं, इसमें 100% चांसेस है कि आपको सक्सेस मिलेगी। इसको काम को अचीव करने के बाद आपको उतना ज्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी, जब कोई और काम करते हैं, मान लीजिए आप ABC कोई काम करते हैं और यहाँ पे सक्सेसफुल होने के चांसेस सिर्फ 1% है, आप ये करते हैं और इसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो जो विक्ट्री की वैल्यू आपको यहाँ पे समझ आएगी और जो विक्ट्री आपको यहाँ पे एक सेटिस्फेक्शन देगी वो इस केस में नहीं देगी। तो इस वजह से ही अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पे ड्यूरिंग योर पाथ आपको कुछ डिफीट्स को फेस भी करना पड़ता है, लेकिन आप उन डिफीट से सीख कर अपने आप को इंप्रूव करते जाते हैं और फाइनली यूपीएससी एग्जाम को क्रैक करते हैं, देन दैट विक्ट्री विल बी द स्वीटेस्ट। ध्यान रखिएगा। चलिए, यूपीएससी मॉक टेस्ट की सीरीज जो है इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। exam.netmock.com पर भी जाके इसे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, इसे चेकआउट कर लीजिएगा ताकि ऑल इंडिया रैंकिंग आपको आपकी पता चल पाए और शुरू से ही आपकी एग्जाम की 2021 प्रीलिम्स की तैयारी हो पाए, लास्ट में जाके कोई भी प्रेशर ना हो। और मार्क्स अब जानते हैं कि आपको 6 अच्छी से ज्यादा जो एमसीक्यूज होते हैं वो करेक्ट करने आउट ऑफ 10, 10 में से 6 तो कम से कम ठीक होने चाहिए। नहीं होते तो आप इसे एक बार दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा और एक्सप्लेनेशन को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कैपेक्स। कैपेक्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, आपसे पूछा गया इस क्वेश्चन के अंदर। पहली स्टेटमेंट कहती है दीज आर मेजर्स टू बूस्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर को बूस्ट करने के लिए मेजर्स लिए जाते हैं। कैपेक्स स्टेप्स आर डायरेक्टली लिंक्ड टू एन इंक्रीज इन इकोनॉमिक आउटपुट गिवन देयर हाई मल्टीप्लायर इफेक्ट। तो ये माना जाता है कि इससे इकोनॉमिक आउटपुट इंक्रीज होगी और हाई मल्टीप्लायर इफेक्ट इससे जनरेट होगा। दीज मेजर्स इंक्लूड LTC, लीव ट्रेवल कंसेशन वाउचर स्कीम एंड एग्जम्पशन इन द लोन डिफॉल्ट। तो ये जो दो कंपोनेंट है इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, जिसमें LTC है और दूसरा कौन सा है, लोन डिफॉल्ट का एग्जम्पशन है। सोचिए। चलिए, तो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ट्विन मेजर्स जो है इसे अनाउंस किया है। मेंस में भी आपको लिखने पड़ सकते हैं ट्विन मेजर्स कौन से हैं अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए। पहला है डिमांड को बूस्ट करना। ठीक है, डिमांड को बूस्ट करने के लिए क्या कर रहे हैं, जो ये LTC वाउचर है ये स्टार्ट किया गया है और साथ में ही स्पेशल फेस्टिवल एडवांसेस जो है इसको स्टार्ट किए गए हैं, जो कि हम देखेंगे अभी। सेकंड चीज जो है वो है कैपेक्स। कैपेक्स स्टैंड फॉर कैप मतलब कैपिटल, एक्स मतलब एक्सपेंडिचर। ठीक है, कैपेक्स। तो यहां पे यस कैपिटल एक्सपेंडिचर को बूस्ट करने के लिए होता है, तो पहली स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल ठीक हो जाती है। बेसिकली इस टर्मिनोलॉजी का यूज कंपनीज के लिए किया जाता है जब भी वो कोई भी एसेट को एक्वायर करते हैं या फिर कोई भी फिजिकल एसेट जो है, प्रॉपर्टी, प्लांट्स, बिल्डिंग, टेक्नोलॉजीज को एक्वायर करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो कैपिटल लेवल का खर्चा होता है, मतलब एक हाई लेवल का खर्चा जो होता है, जो कि वर्किंग कैपिटल से अलग होता है, उसको किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी और कहीं ना कहीं वो जो पैसा होगा वो इकोनॉमी के अंदर आएगा, उससे जॉब्स भी क्रिएट होंगी और वो पैसा मार्केट के अंदर भी आएगा। तो यस, these are the measures to boost capital expenditure। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाती है। कैपेक्स स्टेप्स डायरेक्टली लिंक टू इंक्रीज इन इकोनॉमिक आउटपुट। देखिए, जब इंफ्रास्ट्रक्चर में क्रिएट किया जाएगा तो जॉब्स भी इंक्रीज होंगी और साथ में आउटपुट भी इंक्रीज होगा और एक हाई मल्टीप्लायर इफेक्ट। मल्टीप्लायर इफेक्ट क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि मल्टीपल एरियाज के अंदर, एस्पेक्ट्स के अंदर
इसको ये जो है हेल्प क्रिएट करेगा। जैसे कि एक तरफ तो आउटपुट इंक्रीज हुआ, ठीक है, दूसरी तरफ क्योंकि आउटपुट इंक्रीज करना है कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल भी परचेज करना पड़ेगा, ठीक है, साथ में ही जॉब्स क्रिएट होंगी क्योंकि ये प्रोड्यूस करने के लिए लोगों को नौकरी देनी पड़ेगी। अब ये जो जिन लोगों को जॉब्स मिलेंगी वो अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे और खुद भी कंज्यूम करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एक साइकिल सा है जो वो बन जाएगा। तो हाई मल्टीप्लायर इफेक्ट इस वजह से इसको कहा जाता है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर ठीक हो जाती है। जो एलटीसी वाउचर और यहाँ पे लोन डिफॉल्ट की बात करी गई है ये इसका पार्ट नहीं है क्योंकि ट्विन मेजर है। ट्विन मेजर में एक क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और दूसरा क्या है, डिमांड को बूस्ट करना। तो यहाँ पे जो एलटीसी वाउचर है इवन दो वो गवर्नमेंट के ट्विन मेजर का पार्ट है बट दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ कैपेक्स, वो डिमांड बूस्टिंग का पार्ट है। अब क्या क्या चीजें यहाँ पे डिसाइड करी गई हैं, आंसर तो हमारा ए है। यहाँ पर देखिए एक इन्फोग्राफिक देखिए, तो लुक एट द मेजर। तो यहाँ पे एलटीसी कैश वाउचर स्कीम जो है वो देने की बात करी गई है किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट पीएसयू एम्प्लॉइज को। सिमिलरली स्पेशल फेस्टिवल एडवांस सैलरी एडवांस जो ये भी देने की बात करी गई है। तो होगा क्या, बेसिकली अगर आप ये सब फैसिलिटीज देते हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोग इनको लेंगे। जो एम्प्लॉइज हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं, पीएसयू एम्प्लॉइज हैं, वो इन पैसे को लेंगे और अराउंड एक एस्टिमेट बताया गया कि इतने करोड़ पैसा जो है वो मार्केट में जाएगा। और जो मार्केट में जाएगा क्योंकि लोग ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर भी करेंगे। कोई फेस्टिवल एडवांस अगर लेगा तो क्या करेगा, कोई उसका एसी लगवाएगा, कोई इसका टेलीविजन परचेज करेगा। तो इस तरीके के जो कंजम्पशन है वो दोबारा से होने लगेंगे। सिमिलरली एलटीसी के अंदर भी यही चीजें एक्सपेक्ट करी जा रही हैं कि लोग जो है फिर इस पैसे को एडवांस लेकर कहीं ना कहीं इधर इन्वेस्ट करेंगे या फिर उसे स्पेंड करेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो दीज आर द कैपेक्स टारगेट्स दिए गए हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो वेरियस पीएसयूज ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो कि ह्यूमन कॉस्ट ऑफ डिजास्टर 2019 रिपोर्ट। यहाँ पे इस रिपोर्ट के बारे में आपसे पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। रिपोर्ट जो है इट इज पब्लिश बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। द रिपोर्ट डिड नॉट टच ऑन बायोलॉजिकल हैजर्ड एंड डिजीज रिलेटेड डिजास्टर लाइक कोरोना वायरस पेंडेमिक। इस रिपोर्ट के अंदर जो आपके कोरोना वायरस लाइक पेंडेमिक्स है, जो डिजास्टर लाइक पेंडेमिक्स है, इनको इंक्लूड नहीं किया गया, बायोलॉजिकल हैजर्ड को नहीं टच किया गया है। बांग्लादेश इज द सेकंड मोस्ट अफेक्टेड कंट्री बाय फ्लड्स आफ्टर चाइना। तो सबसे ज्यादा फ्लडेड या फिर कहें सबसे ज्यादा अफेक्टेड कंट्रीज फ्लड से वो चाइना है और दूसरे नंबर पे बांग्लादेश है। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो रिसेंटली द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ डिजास्टर 2019 रिपोर्ट जो है यूनाइटेड नेशन ने इसके अंदर पॉइंट आउट किया है। और मैंने कहा कि यूनाइटेड नेशन ने पॉइंट आउट किया है तो कहीं ना कहीं ये यूनाइटेड नेशन निकालता है, दैट इज UNDRR, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, इसको लेके आता है। ये इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि क्लाइमेट चेंज जो है अभी पिछले कुछ सालों की बात करें तो नियरली जो डबल है वो उसकी जो डैमेजिंग है वो हो गई है और ये नेचुरल डिजास्टर की वजह से हुआ है। तो क्योंकि नेचुरल डिजास्टर पिछले 20 सालों में इंक्रीज हुआ है, क्लाइमेट चेंज भी कहीं ना कहीं इसकी वजह से हुआ है। तो पहली स्टेटमेंट पहले तो गलत करिए क्योंकि WHO नहीं इन्वॉल्व है इसके अंदर। कौन इन्वॉल्व है, यूनाइटेड नेशन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन ऑफिस, ठीक है। अब पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी तो ए और बी वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा और क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट दोनों के अंदर है सी और डी में, तो सेकंड स्टेटमेंट बाय डिफॉल्ट करेक्ट हो जाएगी। इस रिपोर्ट ने जो बायोलॉजिकल हैजर्ड है, डिसीज रिलेटेड डिजास्टर लाइक कोरोना वायरस पेंडेमिक, इसके ऊपर बात नहीं करी है, तो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट बाय डिफॉल्ट। अब तीसरी स्टेटमेंट बताएगी क्या आंसर हमारा सी है या डी है। क्या बांग्लादेश सेकंड मोस्ट अफेक्टेड है? देखिए, नंबर 1 तो चाइना है, ठीक है, और सेकंड रैंक आता है इंडिया का, ठीक है। इंडिया इज द सेकंड मोस्ट अफेक्टेड कंट्री बाय फ्लड्स आफ्टर चाइना। तो सबसे ज्यादा अफेक्टेड कंट्री फ्लड से चाइना है और उसके बाद इंडिया का नंबर आता है। अभी एक दिन पहले ही हमने इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन जो था उसे ऑब्जर्व किया था और इसमें बेसिकली कुछ बेसिक फैक्ट्स बताए गए कि कितने डिजास्टर्स हुए। 738 मतलब मोर देन 7000 मेजर डिजास्टर्स जो है वो इवेंट अकर हो चुके हैं पिछले 20 सालों के अंदर और जिसने 4 बिलियन से ज्यादा, मोर स्पेसिफिकली 4.2 बिलियन लोगों को अफेक्ट किया है और कहीं ना कहीं 3 ट्रिलियन की जो हमारी इकोनॉमी है, ग्लोबल इकोनॉमी, उसको कॉस्ट किया है। तो वहां पे इतना नुकसान हमें देखने को मिला है इन डिजास्टर्स की वजह से। ये डेटा जो है मेंस में लिखने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वैसे आपको क्या पता होना चाहिए, वैसे आपको जानकारी होनी चाहिए कि टॉप कंट्री, सबसे ज्यादा अफेक्टेड कंट्री कौन सी है, ये रिपोर्ट लेके कौन आता है और क्या रिपोर्ट के अंदर बात करी गई है। तीसरी स्टेटमेंट इनकरेक्ट ही हमारी, आंसर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। अच्छा, और ये डेटा जो है मैंने आपको बताया है, इसको आप देख सकते हैं और मेंशन कर सकते हैं कि कितने डिजास्टर्स जो है रिपोर्ट करे गए पिछले 20 सालों में, कितने लोगों की डेथ हुई है, कितने लोग इंपैक्ट हुए हैं और कितने $1 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी जो है वो कॉस्ट करी है इस वजह से।
क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, जो कि डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को लेकर ये पूछा गया, क्योंकि हमने यूएनडीआर के बारे में बात करी है। यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को लेकर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। पहली स्टेटमेंट कहती है इसे 1999 में एस्टेब्लिश किया गया था, हो सकता है। हेडक्वार्टर इसका जनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है, तो हेडक्वार्टर भी यहाँ हो सकता है। यूएनडीआर स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क 2016 से 21 का 5 सालों का जो है उसका जो विजन है वो है कि सब्सटेंशियली आपको डिजास्टर्स को रिड्यूस करना है, ये भी हो सकता है। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो यूएनडीआरआर को 1999 में एस्टेब्लिश किया गया था ताकि आईएसडीआर इंटरनेशनल स्ट्रेटजी फॉर डिजास्टर रिडक्शन जो है इसको फैसिलिटेट किया जा सके। तो यस, इसका हेडक्वार्टर भी जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। इसकी जो मैंडेट है, जो फोकल पॉइंट है यूनाइटेड नेशन सिस्टम के अंदर, वो ये है कि आपको डिजास्टर को रिड्यूस करना है और डिजास्टर रिडक्शन के लिए कोऑर्डिनेट करना है। ये इसका मेजर काम है, ठीक है। ये एक ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट है, क्योंकि यूएन आगे लगा हुआ है नाम के आगे, डीआरआर के आगे। तो यस, यूनाइटेड नेशन की एक यूनिट है। सो इट्स एन ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट ऑफ द यूएन सेक्रेटेरिएट, और जिसको हेड कौन करते हैं? इट इज लेड बाय यूएन स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेक्रेटरी जनरल फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, दैट इज SRSG, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर इसके विजन की बात करी जाए तो 2016 से 21 का जो विजन है वो यही है कि आपको सब्सटेंशियली डिजास्टर को रिड्यूस करना है और जो इससे होने वाले लॉसेज हैं उसको भी इस तरीके से रिड्यूस करना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इंडिया जो है क्या इसका सिग्नेटरी है? तो यस, इंडिया भी इसका एक सिग्नेटरी है, क्योंकि डिजास्टर हमारे यहाँ पे भी आते हैं और फ्लड के मामले में तो हम सेकंड रैंक पे हैं, तो ये सब चीज़ें हमें भी न्यूट्रलाइज करनी है। डी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। हमारे यहाँ पे अगर बात करी जाए, अगर मैं मेंस के पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो आप अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो यूएनडीआरआर के अलावा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में बात कर सकते हैं। एनडीएमए जो है एक एपेक्स स्टैट्यूटरी बॉडी, आप जानते ही हैं, इंडिया के अंदर डिजास्टर्स जो होते हैं उसको टैकल करने के लिए। तो ये सब पॉइंट्स जो हैं नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे, इन सब बॉडीज के बारे में आप बात कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बात करता है, अभी रिसेंटली ब्रिक्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर की एक वर्चुअल मीटिंग हुई है, इसको किसने प्रिसाइड किया है? काफी फैक्चुअल सा स्ट्रेट अवे सा क्वेश्चन है, यूपीएससी के अंदर पूछ लिया जाता है और यूपीपीसीएस या दूसरे पीसीएस एग्जाम्स में तो ये क्वेश्चन भरे हुए होते हैं, तो ये आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए इसके बारे में। कहाँ पे मतलब ये मीटिंग जो वैसे तो वर्चुअल हुई है, लेकिन किसने इसको यहाँ पे हेड किया है, प्रिसाइड किया है? चाइना ने, इंडिया, साउथ अफ्रीका, रशिया? सोचिए। चलिए, तो सबसे पहले आप जानते हैं कि ब्रिक के बारे में, पहले ये ब्रिक हुआ करता था और उसके बाद इसे ब्रिक्स बनाया गया, साउथ अफ्रीका ने इसे ज्वाइन किया। और ज्वाइन कब किया था? मैंने आपको बताया था, सोचिए, 2010 के अंदर। तो 2010 के अंदर साउथ अफ्रीका ने ब्रिक को ज्वाइन किया था, दैट इज ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना को। साथ में ही इस पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी को किसने कहा कि इनका नाम ब्रिक होना चाहिए? तो जिम ओ'नाइल हैं, गोल्डमैन सैक्स से आते हैं, इन्होंने ये टर्म को कॉइन किया था कि इन चारों कंट्रीज का नाम ये अपने आप को ब्रिक कह सकते हैं, ठीक है। रिसेंटली ब्रिक्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर वर्चुअल मीटिंग जो है ये रशियन प्रेसिडेंसी के अंदर करी गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। अब इसमें डिस्कस क्या किया गया होगा? डिस्कस वही इश्यूज जो है वो डिस्कस किए गए कि कैसे एक सेफ वर्क कल्चर जो है, सेफ वर्क कल्चर एक क्रिएट किया जाए ब्रिक्स नेशन के अंदर। और हेल्थ ऑफ वर्कर्स के ऊपर भी एम्फोसाइज यहाँ पे किया गया है कि कैसे हेल्थ और वेलफेयर का ध्यान रखा जाए, वर्किंग कंडीशन को कैसे इंप्रूव किया जाए, वेरियस ऑक्यूपेशनल सेफ्टीज कैसे ली जाए और खासतौर पे कोविड-19 के टाइम पे किस तरीके से हम मूव ऑन कर सकते हैं। तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं 5th क्वेश्चन के ऊपर, जो कि ऑक्शन थियरी को लेकर है। रिसेंटली ऑक्शन थियरी न्यूज में थी, क्योंकि रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस ने स्वेरिजेस रिक्सबैंक प्राइज जो है इकोनॉमिक साइंसेस के अंदर वो इस एरिया के अंदर दिया है पॉल मिलग्रम को एंड रॉबर्ट विल्सन को, ठीक है, ऑक्शन थियरी से कंसर्निंग। देखते हैं स्टेटमेंट्स, यहां पर आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली कहती है, इट स्टडीज हाउ ऑक्शंस आर डिजाइंड, व्हाट रूल्स गवर्न देम, हाउ बिडर्स बिहेव एंड व्हाट आउटकम्स आर अचीव। तो ऑक्शन थ्योरी जो है वो क्या क्या स्टडी करती है कि कैसे ऑक्शंस को डिजाइन किया जाता है, कैसे गवर्न किया जाता है, बिडर्स का बिहेवियर क्या होता है और आउटकम्स कैसे अचीव किए जाते हैं। काफी सारे यहाँ पे फैक्ट्स दिए। Though auctions are a method of wealth creation and a value of addition to the bidder, it has no impact on society at large. तो यहाँ पे auctions जो है wealth creation के मेथड तो है, लेकिन इसका सोसाइटी के ऊपर कोई इम्पैक्ट ज्यादा नहीं पड़ता है। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं।
चलिए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इकोनॉमी से रिलेटेड प्राइस जो है वो दिया गया है, कमर्शियल ऑक्शन के ऊपर ये प्राइस दिया गया है, इस वजह से इसको जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम पहली स्टेटमेंट को देखें ऑक्शन थियरी को लेकर, इट स्टडीज हाउ ऑक्शंस आर डिजाइंड, व्हाट रूल्स गवर्न देम, हाउ बिडर्स बिहेव, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाती है। देखिए यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस तरीके से पूछा जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा कि प्राइस किसको मिला है। हालांकि मैंने आपको नाम फिर भी बता दिया है, दोबारा से बता देता हूं, रॉबर्ट विल्सन को और पॉल मिलग्राम को, ठीक है, यूएसए से आते हैं। कमर्शियल ऑक्शन के लिए प्राइस ये दिया गया है। ये क्वेश्चन जो पूछा जाएगा नाम वाला, ये पीसीएस के अंदर पूछा जाएगा। इस अवार्ड को क्रिएट कब किया गया था? इट वाज क्रिएटेड इन 1968 बाय अ डोनेशन फ्रॉम स्वीडन्स सेंट्रल बैंक स्वेरिजेस रिक्सबैंक टू द नोबल फाउंडेशन, ठीक है। यहां पे ये भी जो फैक्ट है ये भी पीसीएस के अंदर पूछा जाएगा, लेकिन जो एप्लीकेशन है थियरी की थियरी का मतलब क्या है जिसको ये प्राइज मिला है, वो यूपीएससी के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट को देखिए, द ऑक्शन इज अ मेथड ऑफ वेल्थ क्रिएशन, तो ये तो इन्होंने खुद ही बता दिया, हो सकता है बिल्कुल करेक्ट भी है। यस, ऑक्शन जो है मेथड ऑफ वेल्थ क्रिएशन है और वैल्यू एडिशन है टू द बिडर, इट हैज नो इंपैक्ट ऑन द सोसाइटी एट लार्ज, बट ऐसा नहीं है, सोसाइटी के ऊपर भी इसका इंपैक्ट होता है। ऑक्शन इज डिजाइन्ड एंड ट्रेमेंडस इंपैक्ट नॉट जस्ट ऑन द बायर्स और सेलर्स, बायर्स और सेलर पे तो इसका इंपैक्ट होता ही है, बट ऑल्सो ऑन द ब्रॉडर सोसाइटी, सोसाइटी पे भी इसका इंपैक्ट होता है। तो इस वजह से सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए। इस पर्टिकुलर थियरी के अंदर कुछ और कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी डिस्कशन हुआ है, जैसे ऑक्शंस विनर्स कर्स क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे जो लोग हाई वैल्यू एस्टिमेट करते हैं किसी चीज़ की, उनको एक तरीके से बायसनेस होता है कि वो इस चीज़ की वैल्यू सही आंक रहे हैं और वो अगर ऑक्शन करते हैं तो वो बेनिफिट में रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, सो प्री कम मेंस का जो हमारा प्रोग्राम है, आप इसे exam.network.com पे चेकआउट कर सकते हैं। इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसमें आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन जो है वो मिलने वाला है। तो काफ़ी सारे यहाँ पे वीडियो सीरीज जो है, टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स और मेंस की बायलिंगुअल दोनों ही भाषाओं में, हिंदी और इंग्लिश में आपको वीडियो सीरीज और टेस्ट सीरीज भी मिल जाते हैं, ताकि आपकी प्रीलिम्स की तैयारी भी हो जाए, आपका सिलेबस जो है वो भी वेरियस एमसीक्यू सीरीज के थ्रू कवर हो जाए और साथ में मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी आपकी हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। बात करता है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। 7th ट्रांच ऑफ द गोल्ड बॉन्ड स्कीम इन विच आरबीआई इशूड बॉन्ड्स लिंक टू द मार्केट प्लेस ऑफ गोल्ड ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, ये अवेलेबल कराई गई है रिसेंटली, ठीक है। तो यहाँ पे 7th ट्रांच जो 7th इसकी इंस्टॉलमेंट है वो यहाँ पे स्टार्ट करी गई है। इसमें होता क्या है, इसमें आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ पे गोल्ड बॉन्ड्स जो है वो इशू करता है, और अभी रिसेंटली 2 दिन पहले से स्टार्ट किया गया है। क्वेश्चन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पे फिर पूछा जा सकता है। पूछा गया कि इस जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है इसको लेकर कौन सी स्टेटमेंट आपकी ठीक है। स्कीम वाज लॉन्च्ड इन 2015 में इसे लॉन्च किया गया था। दीज आर इशूड बाय द एसबीआई ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एसबीआई इशू करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे, हो सकता है। मिनिमम परमिसिबल इन्वेस्टमेंट इज 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, तो मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट इसमें करनी होती है वो 1 ग्राम करनी होती है आपको। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो यहां पे समझ में आएगा कि कितने लोग एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुन रहे हैं, क्योंकि अभी 1 मिनट पहले ही मैंने कहा था कि आरबीआई इसे इशू करता है ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। तो अगर आपको ये चीज आपने ध्यान से सुनी होती तो आप सेकंड स्टेटमेंट को यहीं एलिमिनेट कर देते, और अगर आप एलिमिनेट नहीं कर पाए तो ये इंडिकेशन आप लेके चल सकते हैं कि आपको लेक्चर को और भी ध्यान से सुनना चाहिए। इसमें बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं है अपने आप को, बस एक ये चीज, एक रियलाइजेशन आना चाहिए कि मैंने ये जो एक्सप्लेनेशन जब मैं बता रहा था और वो आपने नहीं सुना सही तरीके से, मे बी आपका ध्यान कहीं और था या फिर वैसे आपने स्किप कर दिया, तो आपको एक्सप्लेनेशन एक एक लाइन बिल्कुल ध्यान से सुननी है। तो यहाँ पे आरबीआई मैंने आपको बताया था ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट इसे इशू करता है, तो एसबीआई जो है वो एलिमिनेट हो जाता है, और सी और डी इस चीज को ध्यान से सुनने की वजह से आप एलिमिनेट कर पाते, और बाय डिफॉल्ट थर्ड जो क्योंकि दोनों के अंदर है वो स्टेटमेंट अपने आप ठीक हो जाती है कि मिनिमम परमिसिबल जो आप अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे वो 1 ग्राम ही होगा। अब सारी बात आती है स्टेटमेंट नंबर 1 पे कि क्या इसे 2015 में लॉन्च किया गया था। देखिए मैंने आपको बताया 7th ट्रांच जो है गोल्ड बॉन्ड की वो इशू करी जा रही है 2020 में, मतलब 6 ट्रांचेस पहले भी आ चुके हैं। इससे ये तो जाहिर होता ही है कि मतलब पहले ही पिछले ही कुछ सालों में इसको लॉन्च किया गया होगा। तो यहाँ पे यस 2015 में इसको लॉन्च किया गया था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, एक क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हैं इसके लिए कौन कौन एलिजिबल होता है। तो मैं आपको बता दूं, इसके लिए रेजिडेंट इंडिविजुअल्स जो हमारे होते हैं वो, इसके अलावा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ट्रस्ट जो होते हैं वो भी इसमें एलिजिबल होते हैं, यूनिवर्सिटीज भी इन्वेस्ट कर सकती है, और चैरिटेबल फाउंडेशन जो है वो भी एलिजिबल होते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन चारों में से बताइए कौन कौन एलिजिबल है, तो ये आपको पता होना चाहिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी। चलिए, तो यहाँ पे पहले ये 2 ग्राम्स हुआ करती थी, अभी 1 ग्राम करा है इसे।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एयर क्वालिटी इन नॉर्थ इंडिया के बारे में पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन फॉर डेटीरिएटिंग एयर क्वालिटी इन नॉर्थ इंडिया। तो एयर क्वालिटी जो नॉर्थ इंडिया में खराब हो रही है, इनमें से कौन सा रीजन नहीं है, ये पूछा आपसे। क्या स्टबल बर्निंग, व्हीकुलर एमिशन, वेदर, ये सब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, फायर क्रैकर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। डीजल जनरेटर, डस्ट स्टॉर्म फ्रॉम गल्फ कंट्रीज, थर्मल पावर प्लांट्स एंड इंडस्ट्रीज इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो रिसेंटली हमने डिस्कस किया था युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध, ये किसने लॉन्च किया था, ये एक पर्टिकुलर एंटी पोल्यूशन कैंपेन जो था ये दिल्ली गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था। ठीक है, इसमें क्या था, ट्री प्लांटेशन पॉलिसी या ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी जो थी वो भी इसमें इंक्लूडेड थी। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मोक टावर को कर्टेल किया गया था, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट किया गया था और स्टबल बर्निंग को कम करने की बात करी गई थी। ठीक है, अगर हम बात करें कौन कौन से एयर क्वालिटी को इंपैक्ट करते हैं, तो स्टबल बर्निंग करता है, व्हीकुलर इमिशन करता है, देन पॉपुलेशन डेंसिटी, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, फायर क्रैकर्स, ये सब चीजें इंपैक्ट करती हैं, डीजल जनरेटर्स भी इंपैक्ट करते हैं, ये सभी तीनों की तीनों चीजें इंपैक्ट करती हैं। लेकिन आपसे पूछा कि नॉट अ रीजन, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी नन ऑफ द अबव, क्योंकि ये सभी जो फैक्टर्स लिखे गए हैं ये इंपैक्ट करते हैं किसको, एयर क्वालिटी को। ठीक है, तो यहां पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 किस चीज के बारे में बात करता है, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, जो कि नेशनल पोस्ट एंड पोस्टल वीक के बारे में पूछा गया। कौन सी स्टेटमेंट पोस्टल वीक को लेकर और नेशनल पोस्ट को लेकर ठीक है। पहली कहती है इट इज सेलिब्रेटेड फ्रॉम 9th to 15th of October एवरी ईयर, हर साल इसे 9 तारीख से 15 तारीख तक मनाया जाता है। फाइलेटली इज द कलेक्शन एंड स्टडी ऑफ पोस्टल स्टैम्प्स इन पोस्टल हिस्ट्री। जो फाइलेटली है इसमें क्या किया जाता है, पोस्टल स्टैम्प को कलेक्ट किया जाता है और पोस्टल हिस्ट्री के बारे में बात करी जाती है। 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस ज्यादा हमारे पास पोस्ट ऑफिस हैं और इसी वजह से हमारा जो डीओपी दैट इज डिपार्टमेंट पोस्ट का नेटवर्क है वो दुनिया का सबसे बड़ा, दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा नेटवर्क है। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, न्यूज में था इस वजह से डिस्कस किया क्योंकि यहां पे अभी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इसका वीक, तो नेशनल पोस्टल वीक को सेलिब्रेट कर रहे हैं। 9 तारीख से शुरू किया था और आज 15 अक्टूबर तक इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो पहली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती है, फाइलेटली यस इट इज अ हॉबी। कुछ लोग फाइलेटली जो वेरियस पोस्टेज स्टैम्प्स होते हैं उसको कलेक्ट करना पसंद करते हैं, उसको स्टडी करना पसंद करते हैं। अगर आप आज से 10 से 15 साल पहले जाएं और 10 से 15 साल पुरानी प्रतियोगिता दर्पण या कोई दूसरी सिविल सर्विस मैगजीन उठा के देखें, जो सिविल सर्वेंट्स होते थे, जो उनके इंटरव्यूज होते थे, उसमें आप पढ़ेंगे कि काफी सारे लोग जो थे फाइलेटली को मेंशन करते थे एज अ हॉबी, कि मैंने अपनी हॉबी को ये मेंशन किया था और जब एग्जाम में पूछा था, जब इंटरव्यू में पूछा था तो इसे मैंने मेंशन किया था। तो यहाँ पे अभी जो है ये पर्टिकुलर हॉबी, जो इसकी एक क्रेज है कह सकते हैं आप, या फिर इसकी जो पॉपुलैरिटी है वो काफी हद तक कम हो गई है। लेकिन पहले के टाइम में काफी सारे सिविल सर्वेंट्स, सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स इसको मेंशन किया करते थे, इसको प्रैक्टिस किया करते थे एज अ हॉबी। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती है। लेकिन अगर बात करी जाए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का जो नेटवर्क है वो दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है। हमारा 1.5 लाख से ज्यादा पोस्ट ऑफिस है हमारे पास, सेकंड नंबर पे नहीं है, पहले नंबर पे है, तो आंसर हमारा हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 निर्बध के बारे में है। निर्बध इनिशिएटिव हैज बीन स्टार्टेड बाय, किसने अभी रिसेंटली निर्बध को स्टार्ट किया है, सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो काफी अच्छा इनिशिएटिव जो है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने शुरुआत करी है इसकी, और यहाँ पे जो रिड्रेसल है, जो कंप्लेन रजिस्ट्रेशन रिड्रेसल का पूरा हेल्पलाइन सिस्टम इन्होंने लॉन्च किया, वो व्हाट्सएप के ऊपर ही लॉन्च कर दिया है कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान। तो अनइंटरप्टेड सर्विस जो है वो प्रोवाइड करने के लिए सब्सक्राइबर्स को ये एक हेल्पलाइन स्टार्ट करी गई है। न्यू ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म जो है वो व्हाट्सएप को यूज कर रहा है और ईपीएफओ ने इसको यूज करते हुए 1.5 लाख से ज्यादा ग्रीवांसेस को सोल्व भी कर दिया है। पहले क्या होता था, काफी सारे ग्रीवांसेस खासतौर पे कोविड-19 के टाइम पे, तो वो ट्विटर, फेसबुक वगैरह पे पोस्ट किए जाते थे और वहां पर भी 30% एक डिक्लाइन जो है जब से व्हाट्सएप की सर्विस स्टार्ट करी है ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए वो देखा गया। तो एक इज द आंसर। बाकी जो आपकी एजेंसीज हैं वो भी इस पर्टिकुलर जो सिस्टम है व्हाट्सएप का ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए इसको यूज कर सकती है। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज के लास्ट क्वेश्चन बात करता है किसान रेल के बारे में पूछा गया, इसको लेकर कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है किसान रेल्स आर द फर्स्ट एवर मल्टी कमोडिटी ट्रेन्स, तो ये पहली अपने आप में मल्टी कमोडिटी ट्रेन्स हैं। इंडियन रेलवेज हैड रन सिंगल कमोडिटी स्पेशल ट्रेन्स लाइक बनाना स्पेशल एटसेट्रा, तो जो स्पेसिफिक कमोडिटी टाइप की जो ट्रेन्स होती हैं वो भी चलाई जा चुकी हैं। द मिनिमम कंसाइनमेंट कैन बी 500 kgs एंड कैन बी बुक फ्रॉम एनी स्टॉप टू एनी स्टॉप, तो एनी स्टेशन टू एनी स्टेशन तक इसे रजिस्टर किया जा सकता है कंसाइनमेंट को। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने अग्री किया है कि वो एक सब्सिडी जो है, सब्सिडी ऑफ 50% ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर देगी
ताकि फ्रूट्स वेजिटेबल्स का किसान ट्रेन के थ्रू, किसान रेल के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन किया जा सके। इसमें जो फार्मर्स, इंटरेस्टेड फार्मर्स है, वो अपने कंसाइनमेंट जो है वो एक प्लेस से, एक स्टॉपिंग स्टेशन से दूसरे स्टॉपिंग स्टेशन तक भेज सकेंगे और किसी भी स्टेशन से किसी भी स्टेशन तक ये चीज़ करी जा सकेगी। इसमें कोई भी मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो नहीं रखेगी। तो 500 kg तो बहुत ज़्यादा है, अगर कोई किसान चाहे तो 50 kg भी भेज सकता है। कोई ऐसी मिनिमम प्रिस्क्रिप्शन जो है वो इसके अंदर नहीं दी गई है। आप अपना कंसाइनमेंट जो है उसे यहाँ पे रजिस्टर करवाइए और एक स्टेशन से अपने रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन स्टेशन पर अपना सामान भेज दीजिए। ठीक है, क्या ये मल्टी कमोडिटी ट्रेन है, फर्स्ट एवर मल्टी कमोडिटी ट्रेन है, तो पहली से बिल्कुल ठीक हो जाती है। और इससे पहले स्पेशल कमोडिटी टाइप की, जैसे कि कोई भी आपने ट्रेन जो है वो एप्पल के लिए चला दी, कोई बनाना के लिए चला दी, कोई मैंगो के लिए चला दी, इस तरीके की बनाना स्पेशल ट्रेन जो है वो पहले चलाई जा चुकी है। तो वो सिंगल कमोडिटी की, जैसे एक ट्रेन चलाई जिसमें पूरा कोल जा रहा है, एक ट्रेन चलाई जिसमें पूरा स्टील जा रहा है, इस तरीके की ट्रेन तो पहले भी चलाई जा चुकी है। तो आंसर हमारा क्या है, बी आंसर हो जाएगा। मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इस वजह से तीसरी स्टेटमेंट गलत हो जाती है। अब कुछ लोग कहेंगे कि जो किसान सामान भेज रहा है उसमें अगर उसका कुछ लॉस या डैमेज हो जाता है तो उसके लिए भी रेलवेज के पास एक क्लेम एंड कॉम्पनसेशन सिस्टम, वेल एस्टैब्लिश्ड कॉम्पनसेशन सिस्टम ऑलरेडी प्लेस में है, ताकि जो लॉसेज है उसको कॉम्पनसेट किया जा सके, इंडेमनीफाई किया जा सके। तो हमारे यहाँ पे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। रिवीजन को मिस मत करिएगा, 2 मिनट के अंदर रिवाइज करेंगे और फिर क्वेश्चन ऑफ द डे को हम देखने वाले हैं और विनर ऑफ द डे को भी देखेंगे। चलिए, शुरुआत हमारी हुई थी कैपेक्स को लेके। कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, बेसिकली इकोनॉमी को बूस्ट करना है, तो 2 चीजें करी जा रही है। देखिए, 2 चीजें करनी पड़ेंगी, डिमांड को इंक्रीज करना पड़ेगा और कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि मल्टीप्लायर का इंपैक्ट जो होगा वो देखने को मिलेगा मार्केट के अंदर। तो यहाँ पे LTC और स्पेशल फेस्टिवल एडवांसेस जो हैं वो यहाँ पे लेके आए गए हैं। देन नेक्स्ट चीज हमने देखी थी कॉस्ट ऑफ डिजास्टर 2019 रिपोर्ट के बारे में। तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर रिपोर्ट है कौन लेके आया है, UNDRR इसको लेके आया। बताया गया है कि सबसे ज़्यादा इंपैक्टेड फ्लड से कौन है, चाइना है और उसके बाद इंडिया है, और वेरियस इसके अंदर डिजास्टर्स को इंक्लूड किया गया, लेकिन बायोलॉजिकल डिजास्टर्स जो है उनको अभी नहीं लिया गया। मेंस के लिए डेटा आप लिख सकते हैं। देन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन ऑफिस के बारे में हमने देखा था, 1999 में जनेवा में एस्टैब्लिश किया गया था और इसका 5 साल का जो फ्रेमवर्क था उसको भी हमने देखा था। देन वी डिस्कस्ड अबाउट ब्रिक्स की जो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर वर्चुअल मीटिंग जो है वो रशिया उसको हेड कर रहा है। जो ये जो पर्टिकुलर टर्म है वो जिम ओनेल थे, वो लेके आए थे और 2010 में ब्रिक जो था ब्रिक्स बन चुका था। ऑक्शन थ्योरी देखा था, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सेकंड स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट थी, सोसाइटी एट लार्ज को भी इंपैक्ट होता है इसके अंदर। इसमें बिडर्स का जो बिहेवियर होता है वो देखा जाता है और आउटकम कैसे अचीव किया जाए उसके बारे में भी बात करी जाती है। साथ में ऑक्शन विनर्स कर्स जो होता है उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन नंबर 6 में क्या डिस्कस किया था, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में 2015 में आए थे। 7th ट्रांच जो है आरबीआई द्वारा दी गई है, आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे से निकालता है और मिनिमम 1 ग्राम जो है आप इन्वेस्टमेंट इसके अंदर कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी भी मैंने आपको इसके अंदर बताई थी। देन वी डिस्कस्ड अबाउट एयर क्वालिटी नॉर्थ इंडिया। ये सभी फैक्टर्स जो है इंपैक्ट कर रहे हैं एयर क्वालिटी को, डेट्रिएट कर रहे हैं किसके अंदर, कैपिटल के अंदर। फिर डिस्कशन हमारा हुआ था नेशनल पोस्ट एंड पोस्टल वीक, पूरे एक हफ्ते का हमने सेलिब्रेट किया है और आज इसका लास्ट डे है सेलिब्रेट करने का। फाइलाइटली के बारे में देखा था और हमारा जो नेटवर्क है दुनिया का सबसे बड़ा पोस्टल नेटवर्क है ये भी हमने जाना था। निर्बध EPFO लेके आया है, काफ़ी यूनिक सा ये इनिशिएटिव है ताकि ग्रीवांसेस को व्हाट्सएप के थ्रू सोल्व किया जा सके। बाकी की एजेंसी भी EPFO से सीख कर रिड्रेसल मैकेनिज्म जो है, जो दुनिया भर के दूसरे रिड्रेसल मैकेनिज्म होते हैं जहाँ पे रिड्रेसल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है ग्रीवांसेस का, उसको छोड़कर ये पर्टिकुलर मेथड को अपना सकती है। लास्ट में किसान रेल के बारे में देखा था, बनाना ट्रेन पहले ही लॉन्च करी जा चुकी थी और मल्टी कमोडिटी ट्रेन लॉन्च करी जा चुकी है अभी। यहाँ पे किसानों को फायदा होगा क्योंकि मिनिमम कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं दी गई है कि इतना आपको सामान भेजना है, या 50 kg भी आप भेज सकते हैं एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक, तो अपना कंसाइनमेंट वो बुक कर सकते हैं। लॉस और डैमेज के लिए भी यहाँ पर इनिशिएटिव जो लिए गए हैं, एक अच्छे से एक वेल एस्टेब्लिश क्लेम कॉम्पनसेशन बॉडी जो है, सिस्टम जो है वो ऑलरेडी प्लेस है रेलवेज के अंदर। तो 10 क्वेश्चन हमारे यहाँ कंप्लीट होते हैं। जो क्वेश्चन का आंसर आपको करना है, देखिए प्रीलिम्स और मेंस हम दोनों ही क्वेश्चन पूछने लगे हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ने, कुछ एस्पिरेंट्स ने ही बताया था कि सर मेंस के क्वेश्चन भी दो, और मुझे लगा कि ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है क्योंकि 2021 के लिए खासतौर पर अगर हम करेंगे तो अच्छे से खासी तैयारी हो जाएगी अगर हम रोज़ इसको लिखते हैं और रोज़ एक दूसरे के क्वेश्चन जो है इवेल्यूएट करते हैं। कुछ लोगों ने कहा था कि फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करने की फैसिलिटी नहीं है, तो मैंने जो प्रोग्रामर्स हैं उनसे बात करी है कि कैसे फ़ोटो जो है अपलोड करने की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करी जाए ताकि आपको कॉपी पेस्ट ना करना पड़े, टाइप ना करना पड़े, सीधा ही आप लिखें, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाए और उस फोटो को आप वहां पर कमेंट सेक्शन में अपलोड कर दें। जो क्वेश्चन प्रीलिम्स के लिए आपने जो आंसर करना है ये है, रिसेंटली हरिकेन डेल्टा जो है इसने कहां पे लैंडफॉल किया है ये बताइएगा मुझे, ठीक है। साथ में इस क्वेश्चन का जो आंसर है, मेंस क्वेश्चन का आंसर 2020 और 21 के लिए काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है क्योंकि 2020 का मेंस भी आप में से काफ़ी सारे लोग लिखने वाले हैं, तो वो रेगुलर बेसिस पे इन आंसर्स को लिख सकते हैं network.com के ऊपर। चलिए देख लेते हैं विनर ऑफ द डे कौन है।
तो बानिका ने करेक्ट आंसर दिया। बानिका इज़ वन ऑफ आवर ओल्डेस्ट स्टूडेंट, काफ़ी टाइम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और काफ़ी सारे आंसर्स इन्होंने करेक्ट किए हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशन बानिका। आप हमें नेटमॉक प्रेप पे बता दीजिएगा कि आपको जो पीडीएफ चाहिए वो हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में। कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स ज़रूर लिखिएगा, बिकॉज अगर आपके मार्क्स कम भी आए हैं तो और भी ज़्यादा ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि जब आप अपने मार्क्स लिखेंगे तो कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन जनरेट होता है कि मुझे इसे इंप्रूव करना है, और धीरे धीरे मार्क्स आपके इंप्रूव भी होने लग जाते हैं। जो पीडीएफ का लिंक है, जो पीडीएफ है आपको, वो आपको टेलीग्राम के लिंक जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वहाँ से मिल जाएगा, और टेलीग्राम के ऊपर ही आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और कोई भी आपका डाउट है उसको पूछ सकते हैं। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, अदरवाइज जो नोटिफिकेशंस होते हैं वो आपके मिस होते जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो।